थोड़ी एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ओके, सो प्लीज डू लेट मी नो लास्ट टॉपिक क्या डिस्कशन हुआ था। मैम हेनरीज लॉ मतलब लिख लीजिए। ओके, I think Sia is trying to join and she's not able to join. So we had started with solubility, if I am not wrong, and in solubility we had started with solubility of gases, and उसमें एक फैक्टर जो solubility को इफ़ेक्ट करता है वो था प्रेशर, और प्रेशर से रिलेटेड हमने डिस्कशन शुरू किया था ऑफ हेनरीज लॉ। करेक्ट, एम आई राइट? सो हाँ जी, सो वी विल बी डिस्कसिंग हेनरीज लॉ इन डिटेल। और अब हम शुरू करते हैं। आई थिंक अब ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। Sia is not able to join. I was just waiting for her only. Okay, so good evening everybody, and first of all I apologize कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। गेस्ट कोई बैठे थे, जा ही नहीं रहे थे, क्या करूं। हिंट कर चुकी थी कि मेरी क्लास है तो भी नहीं जा रहे थे। सो ओके, एंड आई कुड नॉट इवन मैसेज क्योंकि सब बैठे थे। ओके, सो वी स्टार्ट विद कंटिन्यू विद रादर हेनरीज लॉ। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कितना याद है कि गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है? क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड? वेपर प्रेशर, नेचर ऑफ द गैस and nature of एंड solvent. सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। ओके, सो नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर। और कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है गैस की सॉल्युबिलिटी? वेपर प्रेशर, Pressure. और प्रेशर पे डिपेंड करती है। वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। करेक्ट? कहाँ गया आप सब? प्लीज़ टेक्स्ट बुक खोल के रखिए अपनी। हम आपको टेम्परेचर वाला रिपीट कर सकते हैं एक और बार? ज़रूर ज़रूर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, कीर्ति। यस यस मैम। चलिए, तो कीर्ति ने जो बोला वहीं से रिपीट करते हैं कि आपने ये गैस ली और उसको किसी सॉल्वेंट में डाल दिया, और आप इमेजिन करिए कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली और आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व किया, जैसा कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में होता है। तो आई हैव रिटन गैस प्लस सॉल्वेंट। वो घुलनी शुरू हो गई, जितना घुल सकती थी, जितना डिज़ोल्व हो सकती थी उतना डिज़ोल्व होना शुरू हो गई। और फिर दोनों चीज़ें होंगी कि गैस डिज़ोल्व हो रही है और गैस सॉल्वेंट से बाहर भी आ रही है। तो मैंने ऐसा बनाया, रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन बनाया और यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। लेकिन जब गैस डिज़ोल्व होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है हमेशा। तो मैंने लिख दिया है कि सॉल्यूशन प्लस हीट क्लोज्ड कंटेनर में, क्योंकि गैस की बात हो रही है तभी इक्विलिब्रियम आएगा। आप ओपन करेंगे तो गैस तो भाग जाएगी, तो क्लोज्ड कंटेनर है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड कंटेनर है और इक्विलिब्रियम आ गया है, तो आप इसको देख के बताइए, ले शैटलियर्स प्रिंसिपल को यूज़ करिए और बताइए कि अगर मैं जब इक्विलिब्रियम आ गया इसको और हीट दूंगी, तो ले शैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आप चेंज करेंगे वो यूज़ होना है।
ताकि वापस इक्विलिब्रियम आया। तो अगर मैं इसको और हीट दूंगी तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। अब आपने उसको और हीट कर दिया और टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, तो अब सिस्टम या जो रिएक्शन है वो ऐसी डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा ताकि एक्स्ट्रा हीट यूज़ हो जाए। तो एक्स्ट्रा हीट कौन सी डायरेक्शन में यूज़ हो रही है? देखिए, सॉल्यूशन प्लस हीट वापस जा रहा है एंड इट इज़ गिविंग गैस प्लस सॉल्वेंट। तो जब आप उसको हीट करेंगे तो वो सेपरेट आउट होना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिसमें गैस अलग और सॉल्वेंट अलग है, घुले मिले नहीं है। तो जो घुली हुई गैस है, डिजॉल्व गैस है, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसी चीज़ को एक सेंटेंस में लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कीर्ति, आपका डाउट था, आपने सुना बेटे? थैंक यू। आपको समझ आया कि नहीं आया? यस मैम। ओके, तो ये तो हो गया फैक्टर टेम्परेचर। अब हम आए हैं फैक्टर प्रेशर। और प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ये हेनरीज लॉ से दिया जाता है। तो हेनरीज लॉ कहता है सीधी सादी भाषा में कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, इसको लिखिए मत, समझने के लिए लिख रही हूँ मैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सीधा सीधा हिसाब है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, गैस थी, आपने उसका प्रेशर बढ़ाया, आप खुद ही सोचिए, मेरे एक्शन से सोचिए कि गैस है और लिक्विड है, और आपने अगर उसका प्रेशर बढ़ाया तो वो जाएगी कहाँ? गैस तो अंदर ही जाएगी, लिक्विड के अंदर ही जाएगी, वो और सॉल्युबल हो ही जाएगी। तो हेनरीज लॉ का सीधा कंसेप्ट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। तो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, आप खुद ही देख के बताएंगे। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी आती हो किसी बच्चे को, तो वो भी इस डायग्राम को देख के सीधा बता देगा कि क्या हो रहा है। ये एक बीकर है, क्लोज्ड है, इसके अंदर एक गैस है और सॉल्वेंट है। हम सॉल्वेंट को पानी ले लेते हैं, ये दोनों घुल गए हैं, और जो नहीं घुल पा रही है गैस, वो बाहर भी आ रही है, और कुछ गैस अंदर भी जा रही है। तो गैस डिसॉल्व भी हो रही है, डिसॉल्व गैस बाहर भी आ रही है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज रेट ऑफ गैस कमिंग आउट, इक्विलिब्रियम आ गया। ऑब्वियसली यहाँ पे गैस है, अंदर भी गैस है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। अब अगर मैं ये जो ऊपर गैस है, मैं रेड से दिखाऊंगी, अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूं, इसको खूब कंप्रेस करूं गैस को, तो वो जाएगी कहाँ? अंदर ही तो जाएगी। उसकी सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज होगी। इसी को हेनरी ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दे दिया, यानी क्वांटिटी बताते हुए कहा कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बस अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप मुझे बताइए कि क्या ये वाली बात कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या ये कंसेप्ट सबको समझ आया या नहीं आया? यस हाँ, समझ आ गया। यस तो बस हम पहले तो यही पॉइंट को दिमाग में रखें ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, ब्लैंक ना हो कम से कम, कि मोर द एक्सटर्नल प्रेशर मोर इज द सॉल्युबिलिटी। और आप देखोगे कि ये हेनरीज लॉ कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो बिल्कुल हर वक्त यूज़ कर रही होती हैं। हर एक में होड़ होती है, कंपटीशन होता है कि कौन ऐसी कोल्ड ड्रिंक बनाएगा, खूब प्रेशर लगाएगा, खूब अंडर हाई प्रेशर बॉटलिंग करेगा। जितने हाई प्रेशर में बॉटलिंग करेगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलेगी और उतना अच्छा उसका टैंजी सा टेस्ट आएगा। वो जो जाके लगता है ना टेस्ट, हमको जो बहुत अच्छा लगता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है जो पानी में घुल गया, कार्बोनिक एसिड का होता है। तो कंपटीशन यही होता है कि किसकी कोल्ड ड्रिंक, कौन सी कोल्ड ड्रिंक कंपनी ऐसी है जो ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व कर सकती है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर में बॉटल को पैक करेंगे उतनी CO2 जाएगी, लेकिन बड़ी सारी लिमिटेशन है कि ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री में तो भाई ट्रांसपोर्ट हो रही है कोल्ड ड्रिंक, इतनी गर्मी में ट्रक्स जा रहे हैं, तो आपने बहुत हाई प्रेशर में अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल बना दी तो वो तो ब्लास्ट हो जाएंगी। लोग अपने घर में फ्रिज में रखेंगे, पता चला वो ब्लास्ट ही हो गई। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लेकिन हर वक्त दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कंपनी वालों के कौन सा लॉ होता है? हेनरीज लॉ। मोर द प्रेशर मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, बेटर वुड बी द टेस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक।
मैंने इतनी सारी कहानी सुना दी, मेरे ख्याल से हेनरीज लॉ का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाई द प्रेशर, हायर द प्रेशर, मोर वुड बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, करेक्ट। अब इसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है कि क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, जैसे कि हम भर भर के चीनी घोल रहे होते हैं पानी में, वो तो घुलती चली जा रही होती है। गैस बहुत कम सॉल्युबल होती है, तो हम उसको नॉर्मली ग्राम्स में नहीं लिखते। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कैसे, आप हेनरीज लॉ का एक इक्वेशन ये भी है, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, या आप उसको इक्वालिटी साइन में लेके आएंगे तो मास डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू Kp, ये भी है, अभी अभी बात हो गई। लेकिन क्योंकि गैस बहुत कम डिसॉल्व होती है पानी में या सॉल्वेंट में, तो नॉर्मली उसको मास के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते, 2 ग्राम डिसॉल्व ऐसा नहीं बोलते, उसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब इसके एक नया एस्पेक्ट आ गया कि ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन हम सॉल्युबिलिटी को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें? नॉर्मली मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? गैस और सॉल्वेंट, आपने तो दोनों चीज़ों को डिसॉल्व किया, गैस को भी और सॉल्वेंट को भी मिक्स किया, तो सोल्यूशन बना। तो सोल्यूशन में 2 चीज़ें हैं, गैस है और सॉल्वेंट है। गैस के कोई मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के कोई मोल्स होंगे, कहने का मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा ही होगा। सो अगर गैस B है, सपोज B A सॉल्वेंट है और गैस B है, तो ऐसा भी लिखा जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि दोनों ही तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। अब आप इक्वालिटी साइन लाएंगे तो आप एक कांस्टेंट ले आएंगे कि भाई मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू प्रेशर। बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी, मेरा वही क्वेश्चन है, आपको समझ आया मैंने जो लिखा? ओके ओके। अब बात ये है कि हर किसी को तो अपने नाम की पड़ी हुई है, क्योंकि हेनरी ने बोला था ये, तो जो कांस्टेंट है उसने कहा नथिंग डूइंग, मेरे नाम पे होना चाहिए कांस्टेंट, तो KH बोल दिया गया, कांस्टेंट का नाम दे दिया गया हेनरीज कांस्टेंट। तो ये बन गई एक इक्वेशन। क्या बन गई इक्वेशन? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इंटू P। फिर कोई सिरफिरे लोग भी होते हैं दुनिया में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये सिरफिरा काम क्या है। ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कौन ने बोला कि पहले मोल फ्रैक्शन ही लिखना है? आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बात तो वही है। अगर बात वही है तो आप जब इक्वालिटी साइन लाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लाएंगे। अब क्योंकि हेनरीज लॉ ही है तो इस कांस्टेंट को भी तो KH ही बोलेंगे, लेकिन ये KH और वो KH, लेफ्ट वाला और राइट वाला, बिल्कुल सेम तो नहीं है। क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। करेक्ट। तो हेनरीज लॉ को आप जैसा मैंने लेफ्ट साइड लिखा वैसा भी लिख सकते हैं, राइट साइड लिखा वैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो लेफ्ट साइड वाला है वही है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो मैंने क्या है ना, 3 इक्वेशन दिए आपको हेनरीज लॉ की, क्योंकि JEE के एग्ज़ाम में तीनों के क्वेश्चन तीनों में से किसी का भी आ सकता है। अपनी टेक्स्ट बुक तो चलो फिर भी थोड़ा ध्यान रख लेती है, उतना ना भी पूछे, हमारी टेक्स्ट बुक में भी हैं क्वेश्चंस। तो पहला हो गया मास के फॉर्म में डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी को, दूसरा हो गया मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस्ड है, तीसरा भी वही है, लेकिन हाँ, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? तो पहली वाले का भी KH ही कर देते हैं, हेनरीज लॉ ही तो है। आपने सेकेंड इक्वेशन में मुझे KH का यूनिट बताना है, ठीक है? प्रेशर को एक्सप्रेस किया गया है इन एटमॉस्फेयर। अब आप मुझे सेकेंड इक्वेशन में हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट बताएंगे। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, याद रखेंगे उस चीज को। अरे बोलो। Ma'am, is it unitless? No, why should it be unitless? Ma'am, एटमॉस्फेयर होगा क्या?
मीटर Will स्क्वायर it be पर possible? मीटर। अच्छा, आप थर्ड इक्वेशन का बताइए क्या होगा। मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट ही नहीं है। मैम थर्ड इक्वेशन के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले एटीएम के लिए होगा। थर्ड इक्वेशन के लिए होगा एटमॉस्फेयर, एटीएम, और सेकंड वाले के लिए एटमॉस्फेयर इनवर्स होगा। ध्यान से देखो, तुम लोग तो मैथमेटिक्स एक्सपर्ट्स हो, इतना मैथ पढ़ते हो। हाँ, तो KH का इसका मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है। ठीक, तो सपोज मैं आंसर करती हूँ। सपोज मोल फ्रैक्शन वाज 0.6। मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ, तो 0.6 विल बी इक्वल टू KH इनटू एटमॉस्फेयर जो भी था। तो KH का क्या यूनिट आया? एटमॉस्फेयर इनवर्स आया ना, एटमॉस्फेयर इनवर्स। और थर्ड वाली इक्वेशन में क्या आएगा? एटमॉस्फेयर। फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या आएगा? मास वाज इन ग्राम्स एंड प्रेशर वाज इन एटमॉस्फेयर। अब बताइए क्या यूनिट आया KH का? ग्राम पर एटीएम। ग्राम पर एटीएम आ गया। ठीक है, तो आपके पास 3 इक्वेशन है हेनरीज लॉ की, भले ही आपकी बुक में यूज ना हो तीनों तरह के न्यूमेरिकल, लेकिन वैसे आपके पास 3 इक्वेशन है और आपने सबने वो तीनों इक्वेशन लिखनी है। क्या क्या लिखना है फिर से बताएं। मास इज इक्वल टू KH इंटू P। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये यूज़ बहुत कम होगी, न के बराबर यूज़ होगी, लेकिन यूज़ हो सकती है। फिर था मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इंटू P। और तीसरी क्या थी इक्वेशन, बोलो। P equal to Henry's constant into mole fraction. Mole fraction of B. और इस KH को, एक को KH कर देते हैं, एक को KH डैश कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर इक्वेशंस हैं। अब बताइए कि क्या सारी चीज़ क्लियर हुई? तब तक हम उसकी छोटी छोटी जो एड ऑन्स हैं वो करेंगे। क्या कह रहे हैं हेनरीज लॉ? प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा सॉल्युबिलिटी? प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा सॉल्युबिलिटी में? हाँ बेटा, कर रही हूँ। मैम प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। दर्शील कह रहे थे कि एक बार रिपीट करें, तो एक बार रिपीट करते हैं। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अबव द लिक्विड, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। उसकी 3 इक्वेशन बनाई हमने। क्या क्या इक्वेशन बनाई थी उसकी? आप अगर सॉल्युबिलिटी को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मास इज इक्वल टू KH इंटू P। दूसरा, अगर आप सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इंटू P। ये प्रेशर ऑफ B ही है ना, याद रखना, गैस का ही प्रेशर है। थर्ड, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। दोनों में रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप है। दर्शिल आपके लिए फिर से लिख दिया है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। ठीक है मैम, समझ गया। हाँ, गुड बॉय। सो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा उसको ग्राफ, थोड़ा सा इधर उधर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं ताकि हमें सब कुछ आए। अब आप लोग बहुत ध्यान से टेक्स्ट बुक पे देखेंगे, ठीक है? ये डायग्राम भी प्रैक्टिस करेंगे आज, पर ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली डायग्राम में गैस है, लिक्विड भी है और घुल रहे हैं दोनों। ये लिक्विड है और ऊपर में गैस है और ये घुले मिले हैं। और अगर आपने उसके ऊपर प्रेशर डाला तो ऑब्वियसली और गैस उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक, यहाँ देखिए ये प्रेशर डाला, उसने वेट रखा तो गैस और ज़्यादा डिज़ोल्व हुई। क्या फिगर अच्छे से समझ आई? आ गई मैम। गुड, Yes. वेरी गुड। हाँ जी, अब हम देखें कि हमारी बुक क्या लिख रही है, तो वो भी देख लेते हैं। तो बुक लिख रही है, ध्यान से देखना है और ध्यान से उसको मार्क भी करना। The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। हम उसको partial pressure के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट सबको आ गया? कैसे शुरू करें? Yes, आ ma'am. गया, वेरी गुड।
the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure या partial pressure of the gas above the liquid. ठीक, अब इसी को कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में यूज़ करते हैं और एक बार क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, ये मान लीजिए बहुत बुरी डायग्राम बन रही है, आप मान लीजिए कि यही कोल्ड ड्रिंक की ही बॉटल है जो मैंने बनाई. और अगर ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है तो मैं भी शाहरुख खान हूँ. दर्शिल अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे बेटा. ठीक है, आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान पढ़ाई में दिया करिए. ठीक है, पढ़ाई के वक्त ये सब बातें नहीं करते हैं. तो ये एक बॉटल फिर से बना रही हूँ मैं, जैसी भी है. मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ये यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे पानी है और पानी में भी CO2 डिसॉल्व है. तो जब हम खरीद के लाते हैं तो सील और उसकी लेवल के बीच में CO2 होता है, हमेशा होता है उसके बीच में, और हमको पता नहीं चलता, लेकिन CO2 अंदर भी जा रहा होता है और CO2 बाहर भी जा रहा होता है. हमेशा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉटल बनाई जाती है. जब हम खरीद के लाते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब जिस रेट से ऊपर से CO2 अंदर जा रही है उसी रेट से CO2 सॉल्यूशन में से बाहर आ रही है. जैसे ही आप इसका लिड खोल देंगे, जैसे ही आप उसको खोलेंगे बॉटल को, तो गैस उसमें से बाहर जानी शुरू होती है. आपकी दो ऑब्जर्वेशन होती हैं. जैसे ही आप लिड खोलते हो, जैसे कि ये थी बॉटल, आपने लिड खोल दी, तो दो ऑब्जर्वेशन है. एक, आपको वो हिसिंग साउंड आएगी कि हाँ गैस बाहर निकल रही है. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि आप जब बॉटल को बहुत देर तक छोड़ देंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा उसका. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गैस अंदर से बाहर जा रही थी. क्यों जा रही थी अंदर से बाहर? क्योंकि गैस का अमाउंट डिसॉल्व डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर. प्रेशर आपने कम कर दिया क्योंकि आपने तो बॉटल खोल दी. अब तो वो ऊपर का जो अंदर प्रेशर जो बॉटल को बंद किया गया था वो प्रेशर कम होता गया. जैसे जैसे प्रेशर कम होगा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व कम होगी. यहाँ देखिए लिखा हुआ है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. आपने बाहर का प्रेशर कम किया, अंदर की सॉल्युबिलिटी कम हुई, अंदर की डिसॉल्व गैस बाहर आनी शुरू हुई, इसीलिए उसका टेस्ट कम हुआ. फिर से करते हैं. आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली, एक हिसिंग साउंड आई. कौन सी गैस बाहर आई? जो ये ऊपर भरी हुई थी गैस, पहले तो ये बाहर आई. उसके बाद जब आपने उसको खुला छोड़ दिया तो ऊपर का लिक्विड के ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हुआ, तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड स्टार्टेड बिकमिंग लेस एंड दिस वाज नथिंग बट हेनरीज लॉ. अब मुझे बताइए क्या आपको समझ आ गया ये जो मैंने एक्सप्लेन किया सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि हम बहुत बार अपने स्कूल में पूछते हैं और CBSE भी पूछता है ना. मैं आपको हर टॉपिक में छोटी छोटी चीज़ मेंशन करती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आ सकता है. आप आई होप सब लोग नोट करते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. अगर टेक्स्ट बुक साथ में है तो मार्क करेंगे. हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड. क्या ये क्लियर है आपको? क्या हायर द वैल्यू ऑफ अ गैस एट अ गिवन प्रेशर. हर एक सॉल्वेंट के लिए ये देखिए यहाँ पे एक टेबल है ना. अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए KH की वैल्यू दी हुई है. जैसे कि पानी को सॉल्वेंट लिया, आर्गन का KH ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अलग है, सबका KH की वैल्यू अलग अलग है. तो वो जो सेंटेंस हम मार्क कर रहे थे उस पर वापस जाते हैं क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा. क्या बोला था उसमें? हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड. ये सुनने में बड़ा लगता है कि अरे इसको याद करना पड़ेगा, पता नहीं क्या है ये, लेकिन ये है बहुत सिंपल. मैं इक्वेशन लिखूंगी, आप खुद ही बताएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया. ठीक, तो ये इक्वेशन कौन सी? प्रेशर इज इक्वल टू KH
इनटू मोल फ्रैक्शन। ये आपकी बुक इसी इक्वेशन को बार बार यूज़ कर रही है तो हम इसी को लिखते हैं, ठीक है। अब आप बताइए फॉर अ गिवन प्रेशर, कोई एक प्रेशर की वैल्यू फिक्स कर देते हैं। सपोज प्रेशर की वैल्यू थी 25 फॉर अ गिवन प्रेशर, या 25 की जगह कुछ और कर देते हैं, 100 कर देते हैं। सपोज प्रेशर वाज 100। अगर KH की वैल्यू 25 है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 4 तो सॉल्युबिलिटी हो गई 4, कि मोल फ्रैक्शन इज सॉल्युबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ KH, नेक्स्ट टाइम किसी और गैस का KH 25 नहीं था, उसका KH वैल्यू 50 था, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 2। अब बताइए कि क्या सेंटेंस याद हुआ कि नहीं? समझ तो आ गया आपको, याद हुआ? हो गया फॉर अ मैम। गिवन, हाँ, गॉड ब्लेस यू। फॉर अ गिवन प्रेशर, हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ये बड़ा हार्मलेस सा दिखता है सेंटेंस, लेकिन उस पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से अगर हम उसको समझे नहीं तो हम गलती कर सकते हैं। अब बताइए कि क्या वो सेंटेंस सबको समझ आके याद हो गया? यस मैम। यस मैम। क्या था सेंटेंस? फॉर अ गिवन प्रेशर, For a given pressure, The higher the value of The KH, higher the value of the KH, the solubility lower of is the the gas. solubility of the gas in liquid. वेरी गुड। सो ये हमने मार्क भी कर लिया, आई थिंक सो सबने मार्क करा उसको। कहाँ गया वो सेंटेंस? हाँ, ये, इसको प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क करिए और नहीं तो फिर नोट कर लीजिए। और वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि जो टेबल में हमने बनाया उसमें ये वैल्यूज़ दिख रही हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़, seems to be KH values for both N2 and O2 increase with increase in temperature। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? कि KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अभी तो बोले कि टेम्परेचर, ये KH की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी decrease in temperature से increase होगी। Due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold waters rather than in warm waters। मेरे स्कूल का ये favorite question कि why aquatic life is more comfortable in cold weather as compared to hot weather। आप खुद ही सोचो, पानी गर्म होगा, आपको इतनी साइंस, हेनरीज लॉ नहीं भी आता हो, ये सब KH और ये सब ना आता हो, तो भी आप सोचो कि आप पानी को गर्म करोगे तो उसमें से जो डिज़ोल्व गैस है वो बाहर आएगी। और एक्वेटिक लाइफ तो थ्राइव करती है किस पे? डिज़ोल्व ऑक्सीजन पे। अब अगर सी का पानी, नदी का पानी, जिसका भी पानी, जिसमें भी मछलियाँ वगैरह हैं, अगर वो पानी ज़्यादा गर्म हुआ गर्मी के सीज़न में तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। वो बाहर आएगी तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसलिए एक्वेटिक लाइफ विल नॉट बी कंफर्टेबल। अब अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक लाइफ इज कंफर्टेबल इन कोल्ड वेदर एज कंपेयर टू इन वार्म वेदर, तो बताइए आप आंसर लिखने के लिए रेडी हैं? यस मैम। क्या लिखेंगे कि इन वार्म वाटर्स द डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन starts coming out and so the amount of dissolved oxygen becomes less। और कैसे? आपको पता है कि dissolution of a gas in a liquid is exothermic, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेफिनेटली गैस और पानी अलग अलग होने शुरू करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, तो वो एक्सप्लेन करना। इसमें 2 एप्लीकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बच्चे को आनी चाहिए। पहली है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर बॉटल को जो बनाते हैं उसको अंडर प्रेशर सील करते हैं। आपको मैं समझा चुकी हूँ, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना CO2 पानी के लिक्विड के अंदर जाएगा, उतना अच्छा उसका टेस्ट होगा और उतनी एक्सपेंसिव वो बिकेगी, उसकी बिक्री उतनी ज़्यादा होगी।
पहला एप्लीकेशन जो मैंने अभी बोला, क्या सबको आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब दूसरा सुनना है आपने, ठीक है? तो दूसरे के लिए मैं अभी इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। आपको पता नहीं, मेरे को तो एक तो ये नहीं समझ आता कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. देख रहे हैं। हाँ ठीक है। आपको क्या मेरे कमरे की छत भी दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. आप मान लीजिए कि वो जो छत है वो समुद्र की लेवल है, ठीक? वो समुद्र का जो सरफेस है वो है। और एक स्क्यूबा डाइवर, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन स्क्यूबा डाइवर की बतानी है आपको। आपको पता है सबको स्क्यूबा डाइवर क्या होते हैं? वो जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने खुद से नहीं देखा तो आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा या फोटोग्राफ देखी, वीडियो तो देखा ही होगा स्क्यूबा डाइवर्स का। तो आप मानिए कि वो छत जो है वहाँ से, वो सी का लेवल था, वहाँ से स्क्यूबा डाइवर नीचे आया, ठीक है? अब हेनरीज लॉ कैसे अप्लाई हुआ? स्क्यूबा डाइवर पानी के अंदर जब जाता है तो पानी से तो ऑक्सीजन ब्रीद इन नहीं कर सकता, तो वो एक पीछे सिलेंडर कैरी करता है। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का एक सिलेंडर कैरी करता है, देखा है क्या सबने? Yes, ma'am. ठीक। माउंटेनियस अब आपने बहुत ध्यान से सुनना है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो मान लेते हैं कि ये एक स्क्यूबा डाइवर था, मैं इसको लेती हूँ, ये अभी काफ़ी ऊपर है, ठीक है? लेवल के काफ़ी ऊपर है। अब इसके ऊपर, जैसे मैं अगर स्क्यूबा डाइवर हूँ तो मेरे ऐसा जैसा मैं बना रही हूँ, इतना वाटर का कॉलम सरफेस तक है मेरे सिर पे, है ना? और वाटर कॉलम के बाद उसके ऊपर एयर का भी कॉलम है, तो मेरे सिर के ऊपर पानी के कॉलम का प्रेशर पड़ रहा है और पानी के ऊपर किसका प्रेशर पड़ रहा था? एयर का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक। और हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मैं शुरू कर रही हूँ एक्सप्लेनेशन, सुनना ध्यान से। ये स्क्यूबा डाइवर, आप छत देखिए, वहाँ से ये स्क्यूबा डाइवर यहाँ पहुँचा, तो इसके ऊपर कुछ वाटर का कॉलम और एयर का कॉलम है, कुछ प्रेशर है। इस लेवल पे उसने ब्रीद इन किया आर्टिफिशियल सिलेंडर से, उसके अंदर वो मिक्सचर ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब चला गया। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों उसके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे जब वो ब्रीद इन करेगा, तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, उसके हेड पे कितना प्रेशर, उसकी बॉडी पे कितना प्रेशर आ रहा है। तो जैसे जैसे स्क्यूबा डाइवर नीचे आएगा, वाटर का कॉलम उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या आपको ये समझ आया कि जैसे जैसे स्क्यूबा डाइवर नीचे नीचे जाएगा, वाटर कॉलम का हाइट बढ़ता जाएगा, यानी प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। इमेजिन किए कि नहीं किए सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो जैसे जैसे स्क्यूबा डाइवर नीचे गया, ध्यान से सुनना बेटा, मैं बोलने वाली हूँ, जैसे जैसे वो नीचे गया उसकी बॉडी पे प्रेशर बढ़ा, उसने जब ब्रीद इन किया, तो जैसे ही उसने ब्रीद इन किया तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती गई। इस लेवल पे कुछ सॉल्युबिलिटी थी और नीचे गया और सॉल्युबिलिटी हो गई। तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही थी वो तो बॉडी ने मेटाबॉलिज्म में यूज़ कर ली, लेकिन जो नाइट्रोजन इतनी डिसॉल्व होती गई बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, तो वो ब्लड में डिसॉल्व रही, क्योंकि मतलब अंदर जितनी भी गई वो ब्लड में ही रही, क्योंकि बॉडी को उसका कोई यूज़ नहीं दिखा, कुछ उसने यूज़ नहीं किया नाइट्रोजन को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जब स्क्यूबा डाइवर नीचे का अपना काम करके वापस ऊपर जाएगा, अब प्रॉब्लम वहाँ शुरू हुई। जब वो वापस ऊपर गया तो उसकी बॉडी पे प्रेशर कम होता गया, ऊपर जाते जाते प्रेशर कम हुआ। जब प्रेशर कम हुआ तो जो नाइट्रोजन ऑलरेडी ब्लड में डिसॉल्व थी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती गई। हेनरीज लॉ, प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो वो नाइट्रोजन ब्लड में से बाहर आनी शुरू हुई। जब वो ब्लड में से बाहर आई तो वो किसके फॉर्म में आई? बबल्स के फॉर्म में आई। और ये बबल्स पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करने लगे। बबल्स स्पेशली नर्व इम्पल्स सिस्टम के साथ। आपको पता है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स के थ्रू मैसेज भेज रही है कि मुझे ये बोलना है, मुझे हाथ ऐसा करना है। तो वो जो नर्व इम्पल्स सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो गया, और इफ़ेक्ट होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर कम होगा और नाइट्रोजन उसके ब्लड में से बाहर आनी शुरू होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स,
और ये बबल्स इतनी एक्यूट पेन क्रिएट करते थे उसकी बॉडी में, बहुत सारे स्क्यूबा डाइवर्स मर जाते थे जब तक ऊपर पहुंच ही नहीं पाते थे वो नाइट्रोजन के बबल्स के कारण। एक तो एक्यूट पेन एंड दे यूज्ड टू डाई। तो इस कंडीशन को मेडिकल साइंस ने बेंड्स नाम दिया, BENDS, बेंड्स कॉज करते हैं ना, बहुत एक्यूट पेन, और स्क्यूबा डाइवर्स कभी कभी सर्वाइव भी नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो अब साइंटिस्ट ने नया तरह का सिलेंडर बनाना शुरू किया, उसमें नाइट्रोजन कम कर दिया जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, नाइट्रोजन की जगह हीलियम डालना शुरू किया, थोड़ा सा हीलियम डालना शुरू किया। तो हीलियम जो है वो डिसॉल्व हो जाती है ब्लड में, लेकिन जब बाहर आती है तो किसी भी चीज़ के साथ इंटरफेयर नहीं करती बॉडी में। तो स्क्यूबा डाइवर्स आराम से ऊपर आ जाते हैं और उन लोगों को कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं होती। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ जो बुक में लिखा है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मुझे मालूम है, आप समझ गए जब मैंने समझाया, क्योंकि मैं मृगांक का एक्सप्रेशन देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग। इन लोगों की लैंग्वेज ऐसी होती है कि अच्छा खासा इंसान ना समझ पाए। इंक्रीज प्रेशर, यहाँ से पढ़िए, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज द solubility of gases in blood. When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life. आपको समझ आ गया बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाइट्रोजन बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं वापस बताएंगे? जो नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं हुई वो बाहर बबल्स के फॉर्म में आ गई, तो वो बबल्स तो ऑटोमेटिकली बबल्स के फॉर्म में आए हैं और कैपिलरीज के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अभी जो नया बनाया उसमें ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को सब लोग याद कर लेंगे आज कि न्यू सिलेंडर में कितना परसेंट हीलियम, पहले एक मिनट, कितना परसेंट हीलियम, कितना नाइट्रोजन और कितना ऑक्सीजन। हाँ बोलो बेटा।